अब दूसरी बात आपके साथ, केरल एक ऐसा प्रदेश था जहां ब्राह्मणों ने यह तय कर दिया था कि कौन सी जाति के लोग उनसे कितनी दूरी पर रह सकते हैं। दलित है, किसी के लिए 72 फीट, किसी के लिए 26 फीट, किसी के लिए 36 फीट, और आदिवासियों के तो देखने मात्र से ही वो दूषित हो जाते थे। यानी अलग अलग जातियों के लिए तय था कि वो इतनी दूरी पर रह सकते। महाराष्ट्र में तो ये था कि छाया नहीं पड़नी चाहिए, या उन्हें थूके ना तो झाड़ू लेके चलते थे, रास्ते पर उनका पांव नहीं पड़ना चाहिए, गले में हाड़ी लेके चलते थे, थूकना हो तो उसी में थूक लें। लेकिन यहां तो तय था कि 72 फीट, 36 फीट, 24 फीट, और कुछ तो आदिवासी समुदाय ऐसे जो कि जिन्हें दिखना भी नहीं चाहिए ब्राह्मणों के सामने, उनके देखने मात्र से ब्राह्मण कहते थे कि हम अब अपवित्र हो जाते थे, और अगर वो देख लें तो उसके लिए भी उनको दंडित किया जाता था। 1803-4 में इजावा जात के लोगों के कुछ लोगों ने वायकम मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, जिस इजावा जात पे श्री नारायण गुरु थे। जिन लोगों ने कोशिश की उनके टुकड़े टुकड़े करके वहीं बगल के पोखड़े में गाड़ दिया गया। केरल में यह तय था कि कुछ रास्ते थे, कुछ सार्वजनिक सड़कें ऐसी थीं, कुछ रास्ते ऐसे थे जिससे किसी भी सूरत में दलित चल ही नहीं सकते थे। दलितों का चलने के लिए उस पर मनाही थी। 1891 में जिन्होंने आज जो मैंने एक लेख लिखा, दलित विद्रोही आयंकली, जिसने अपने बैलगाड़ी से केरल के सवर्णों के जाति श्रेष्ठता के अभिमान को रौंद डाला, वो क्या था? 1891, कुछ अध्येता कहते हैं कि 1893 में आयंकली इतने साहसी थे, अद्भुत साहसी। 1891 में, या कुछ विद्वानों के अनुसार 1893, एक साल का फर्क बताते हैं लोग, बड़ा मतभेद है। ज्यादातर लोग 1891 के पक्ष में है। 1800, अब देखिए कि मैंने दलित विद्रोह किस तरह दर्द नहीं होते थे कि 1891, 1893 की घटना पर क्यों? ये कांग्रेस का इतिहास सब लिखा मिल जाएगा, तिलक का सब मिल जाएगा, सावरकर का सब मिल जाएगा, लेकिन ये दलित विद्रोह का इतिहास है ना, इसका तो कोई मायने ही नहीं था। ये तो घिड़ा की चीज थी ना लिखने पढ़ने वाले लोगों के लिए। इसको कौन दर्ज करता? इतने हाल की घटना पर भी तारीख और डेट पर वो है। आयंकली ने इतिहास में एक ऐसा काम कर दिखाया, इतिहास में कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती है। आयंकली ने 2 शानदार बैल लिए, एक बैलगाड़ी सजाई, और जो सड़कें वर्जित थी, आयंकली की कुछ तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी, पेंटिंग देखी होंगी, जिसमें बैलगाड़ी पर सवार हैं वो, और वर्णन करते हैं बहुत सारे लेखक कि बैलों के गले में घंटी बांधी और बैलगाड़ी पर सवार हुए, और जो दलितों के लिए वर्जित सड़कें थीं उस पर अपनी बैलगाड़ी लेके निकल पड़े। जैसे जब हम सहारनपुर में सब्बीरपुर कांड हुआ था, तो मैं गया था, सवर्णों के यहां भी गया था, तो सबसे ज्यादा वहां मोटरसाइकिलें जलाई गई थी। तो जब मैं सवर्णों से पूछ रहा था कि सबसे ज्यादा मोटरसाइकिलें क्यों आप लोगों ने जलाई, वे लोग हम लोगों की पहचान नहीं जानते थे। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आप लोग तो भोजपुरी शायद समझते होंगे, हमने अपनी भाषा में बोले। उनका कहना भोजपुरी में कहें तो कहे कि अरे बाबू ये जवन इन्हन का मोटरसाइकिलिया जब चले ले रहिया में, तो ये नहीं लगला कि राहिया में चलतिया, ये लगला जैसे हमन के करेजवा पर चलतिया। मतलब सब्बीरपुर के सवर्णों को लगता था कि जो दलितों की मोटरसाइकिल है वो सड़क पर नहीं चल रही है, सन 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 बैठ कर चला रहे हैं, जो उनके सीने पर चल रही है।
इसी तरीके से जब अंकली अपनी बैलगाड़ी लेके उतरे तो नायर, ये इसका शशि थरूर है, ऐसे तो नायर जात का है शशि थरूर, वैसे तो नायर शास्त्रीय व्यवस्था के हिसाब से शुद्ध है, लेकिन ये जमीन के मालिक केरल का जो बंटवारा था ना वो गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण का था। सभी गैर ब्राह्मण शूद्रों में ही शामिल थे, उसमें नायर भी शामिल थे, लेकिन खेती इनके हाथ में थी। करीब करीब इनकी सी स्थिति उत्तर भारत में राजपूतों जैसी थी, यही जमींदार थे। ब्राह्मण तो थोड़े थे जो शीर्ष पर रहते थे, वो तो देवता थे, भू देवता थे, तो कुछ भी नहीं करते थे। ब्राह्मणों की तरफ से सारा ब्राह्मणों बात की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी संभाले हुए थे वो नायर संभाले हुए थे, जिसका शशि थरूर ये जो सांसद है और जो कहता है कि मुझे हिंदू होना, आई एम ए हिंदू, आई एम ए हिंदू। कांचालिया ने लिखा व्हाई आई एम नॉट हिंदू, तो उसने लिखा व्हाई आई एम हिंदू, कि मैं हिंदू क्यों, हिंदू होने पर गौर जताया। नायर सबसे ज्यादा आगे आकर के ब्राह्मणवाद की रक्षा करने के लिए आते थे। जब अंकली अपनी बैलगाड़ी लेकर के सड़कों पर उतरे, वैसे अंकली को अंदाजा था कि ऐसा होगा, तो नायरों ने और अन्य सवर्णों ने उनके ऊपर लाठी लेकर, डंडा लेकर के टूट पड़े। अंकली पहले से तैयारी ले के बैठे हुए और उनके साथी लोग भी। अंकली विशेषकर अंकली ने अपनी कटार निकाली और बैलगाड़ी पर से ललकारने लगी और डर करके ये भाग खड़े और अपनी बैलगाड़ी से उन सारे रास्तों को रौंद डाला जो दलितों के लिए वर्जित थे। यानी मैं कहता हूं कि बैलगाड़ी से जो ये क्रांति संपन्न कर दिया कि ये रास्ता जिस पर वो चल नहीं सकते हैं, उस रास्ता को उन्होंने चल करके दिखा दिया अपनी बैलगाड़ी से। बहुत ही साहसी और बहुत बहादुर थे अंकल। तो मित्रों, ये साहस बहादुरी का इतिहास भरा पड़ा है पूरे देश में। पूरे आधुनिक काल में मैं बार बार कह रहा हूं, ब्राह्मणवाद से मुक्ति का, स्वतंत्रता का संघर्ष गैर ब्राह्मणों द्वारा चलाया जाता रहा, दलितों द्वारा चलाया जाता रहा है, अन्य पिछड़ों द्वारा चलाया जाता रहा है। हमें न तो हमारे कोर्स में पढ़ाया जाता है, न इतिहास की किताब में पढ़ाया जाता है, और हम भी थोड़ा कोशिश भी कम करते हैं। लेकिन मैं किसी को दोष दूं, मैं खुद नहीं जानता था, एक एक करके जाना हूं। पिछले 20 मई से पहले मैं ठीक तरीके से 15 मई से 10 मई से पहले ठीक से मैं अयोध्यास के बारे में नहीं जानता था। 10 दिन जब मैंने अध्ययन किया तब मुझे पता चला कि अयोध्यास नाम एक ऐसा व्यक्ति था जो कि फूले पेरियार अम्बेडकर के बराबर का व्यक्तित्व है। ऐसा भी आदमी तमिलनाडु में पैदा हुआ था। पेरियार का नाम तो मैंने सुना था, तो मैं किसी को क्या। तो अंकली लेकिन यही रुकने वाले नहीं थे। अंकली शिक्षा का महत्व उसी तरह समझते थे जैसे फूले, जैसे अम्बेडकर। सभी बहुजन नायकों ने, दलित नायकों ने ये माना है कि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति पढ़ नहीं पाया वो शिक्षा का महत्व कितना जानता था, लेकिन उनके लिए आसान नहीं था। जैसे मैं कह चुका हूं कि चूंकि महाराष्ट्र में ब्रिटिश शासन था, तो जब फूले ने स्कूल खोला तो वो समाज तो रोक सकता था, लेकिन कोई उनको स्कूल को तोड़ डाले ऐसी घटना नहीं घटी। लेकिन अंकली ने जब पहली बार स्कूल खोला, स्कूल की नींव ही डाली, अभी दीवार खोदी गई और नींव खोदी गई, दीवार पड़ी ही तो सवर्णों ने उस पर हमला बोल दिया और स्कूल को तोड़ डाला। लेकिन अंकली बहुत ही जीवट के आदमी थे। फिर दोबारा उन्होंने स्कूल खड़ा किया, फिर उसको भी तोड़ डाला, फिर तीसरी बार अंकली ने स्कूल को खड़ा किया और 2 बार उन्होंने स्कूल नहीं तोड़ा। इसके साथ ही साथ उन्होंने दलितों के घरों पर हमला भी बोला, लेकिन अंकली रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने वो स्कूल बना के ही उन्होंने दम दिया। शिक्षा के महत्व को कितना समझते थे। दुनिया के इतिहास में ऐसे बहादुरी के कारनामे, ऐसे बहादुरी के कारनामे बहुजन नायकों ने, नायिकाओं ने किए हैं। दुनिया के, भारत ही एक ऐसा देश है, दासों भूदासों की, हर जगह दास भूदास रहे, दासों भूदासों की कहानी रही, लेकिन एक निर्मम ऐसी व्यवस्था जिसमें ज्ञान शिक्षा का सारा द्वार ही बंद कर दिया जाए,
शिक्षा के लिए किसी देश में मजदूरों ने हड़ताल किया हो, इसका उदाहरण अभी तक मेरी पढ़ाई में नहीं मिला। केरल में सबसे पहले 1907 और 8 में अयंकली के नेतृत्व में दलितों ने एक हड़ताल कर दिया और जमींदारों सवर्णों के खेतों में काम करने से इंकार कर दिया। यह हड़ताल एक दिन 2 दिन नहीं चली थी, यह हड़ताल पूरे 1 साल चली और सवर्णों ने तरह तरह से हड़ताल तोड़ने की कोशिश की, विशेषकर नायर। ब्राह्मण तो ऊपर को निर्देश देते थे, उसका लठैती करते थे नायर। उन्होंने थोड़ी कोशिश की कि अपने खेतों में खुद ही धान रोपने की, खुद ही खेती करने की, लेकिन उस समय के आंकड़े बताते हैं कि जितना एक कुलाया, एक दलित जितना काम एक दिन में कर सकता था, उतना 5 नायर भी मिलकर के नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके काम करने की आदत नहीं है। फिर उन्होंने रास्ता निकाला कि इनको भूखे मार डालो, लेकिन अयंकली भले पड़े नहीं थे, लेकिन नेतृत्व की उनके अंदर इतनी क्षमता कुशलता थी कि उन्होंने मछुआरों से गठबंधन कर लिया और मछुआरों से कहा कि मछली मारते समय आप एक दलित को अपने साथ ले जाइए, वो दिन भर रात भर आपके साथ काम करेगा, उसके बदले में आप उसको जो मछली बेच करके आपको मिलता है उसका एक हिस्सा उसे दे दीजिए। और इस तरह साल भर तक दलितों ने काम नहीं किया, बिना खाए, आधा पेट खाए, संघर्ष करते हुए किसी तरह शिक्षा के अधिकार के लिए वो हड़ताल उन्होंने जारी रखा। आखिर सरकार को रुकना पड़ा। 1910 में आदेश जारी करना पड़ा। उसके पहले भी हड़ताल भी आश्वासन दिया गया कि ऐसे तो लिखित तौर पर पहले से ही हक था, लेकिन वो लागू नहीं हो रहा था। लागू कराने के लिए हड़ताल थी, लेकिन अयंकली भी मानने वाले नहीं थे। वो एक लड़की को लेकर के और स्कूल में दाखिला कराने पहुंच गए। पहले तो प्राचार्य ने दाखिला करने से ही मना कर दिया, फिर उन्होंने आदेश दिखाया, ये देखिए शिक्षा विभाग का आदेश है। तो उसने किसी तरीके से उस लड़की को बैठा लिया, लेकिन उस लड़की के बैठते ही जितने नायर और सवर्णों के बच्चे से उन्होंने बहिष्कार कर दिया। उस स्कूल को ही नायरों ने जला दिया। लेकिन फिर भी अयंकली ने हार नहीं मानी और आखिर उन्होंने दलितों को उन सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाकर ही दब दिया। इसके बाद अयंकली पूरी जिंदगी उस आदमी का लड़ते हुए बीती। बहुत सारे ऐसे बाजार थे जिसमें गैर ब्राह्मण, खास करके मध्य जातियां और दलित जातियां प्रवेश नहीं कर सकती। बहुत सारे बाजारों में तो दलित घुस ही नहीं सकते थे। अयंकली ने बाजारों में प्रवेश करने का भी आंदोलन शुरू। अयंकली सीधी कार्रवाई करते थे। निवेदन प्रतिवेदन देने से उनको मालूम था कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार नहीं है थोड़ी बहुत सुन लेती, सीधे हिंदू राजशाही। और एक बात और बता दें कि कहने के लिए राजा वहां होता था, लेकिन ज्यादातर जमीनों पर ब्राह्मणों का मालिकाना था। सबसे बड़े जमींदार वही थे। केरल में मंदिरों में सबसे अधिक संपत्ति रही है, उस पर सारा मालिकाना ब्राह्मणों का था। एक तरह से राजा क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये सब कुछ ब्राह्मण तय करते थे। ऐसी चीजें प्रचलित हैं कि कई बार राजाओं ने कहा कि आप लोग मुसलमान हो जाइए, ईसाई हो जाइए, आपको अधिकार मिल जाएगा, हम नहीं दे पाएंगे, आप हिंदू रहेंगे, क्योंकि हिंदुओं के, दलितों को, शूद्रों को ये अधिकार नहीं प्राप्त है। यानी राजा कई बार अपनी मजबूरी तक बताते थे। इतना ब्राह्मणों का वर्चस्व था। तो बाजार में प्रवेश करने के हक के लिए भी आंदोलन शुरू कर दिया अयंकली। अयंकली अकेले नहीं थे। अयंकली ने नौजवानों की पूरी एक टीम बनाई
और जब भी नौजवान ये प्रवेश करते थे, कोई छुपाने का तथ्य नहीं है, तो जानते थे कि अगर बाजार में जाएंगे तो इनके ऊपर हमला होगा, तो लाठी डंडे के साथ जाते थे। और आयंकली ने बाजारों में प्रवेश का आंदोलन शुरू कर दिया और उन बाजारों में प्रवेश करने लगे। वो जानते थे कि अगर सीधे रास्ते से जाएंगे तो रोक दिया जाएगा, तो उन्होंने जंगल के रास्ते से प्रवेश करने का तरीका अपनाया और जंगल के रास्ते से अचानक बाजार में प्रवेश किया। जैसा कि होना था, ये सुनते ही हंगामा मच गया और सभा फिर एक बार टूट पड़ी। कई सारे जिलों और आसपास के इलाकों में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई और जगह जगह खूनी संघर्ष, लाठी डंडे के संघर्ष हुए। लेकिन दलित पीछे हटने वाले नहीं थे, न आयंकली पीछे हटने वाले, और उन्होंने बाजारों में प्रवेश का अधिकार भी हासिल कर लिया। जैसा कि मैं आपके सामने की जितनी भी बाधाएं, चाहे सार्वजनिक रास्ते पर चलने का अधिकार, चाहे स्तन रखने का अधिकार, चाहे पढ़ने का अधिकार, चाहे बाजार में प्रवेश करने का अधिकार, चाहे कपड़ा पहनने का अधिकार, चाहे आभूषण पहनने का अधिकार। केरल में आप जानते हो, क्योंकि शूद्रों जिन्हें कहते हैं जावा और दलितों के लिए ये भी था कि एक मंजिल से अधिक का ऊपर मकान नहीं बना सकते थे। वहां पे मंजिला मकान बनता था, लेकिन ये लोग एक मंजिल से अधिक नहीं बना सकते। आश्चर्य होगा कि दलित अदालतों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अगर दलितों का कोई मुकदमा होता था तो जब अदालत खत्म होने का समय आता था शाम को, तो जज और वकील और सभी लोग अदालत से बाहर निकल जाते थे और खुले मैदान में दलितों के मामले की सुनवाई होती थी। तो आज जो केरल आपके सामने दिख रहा है, और जिस केरल की हम बात आज कर रहे हैं कि इतना बड़ा आधुनिक केरल बना, आप इस आधुनिक केरल की एक बात जान लीजिए। जैसे मैंने एक दिन फेसबुक पर एक टिप्पणी लिखी थी कि अपर कास्ट इस देश में विचारों में के मामले में सबसे प्रतिक्रियावादी और मूल्यों के मामले में सबसे पतनशील मूल्यों का वाहक है। किसी ने पूछा कि इस देश में सबसे प्रगतिशील वर्ग कौन है। मैं लिखने वाला था, लेकिन आपको बता दूं कि अगर प्रगतिशील सामाजिक समुदाय कौन सा है। मित्रों, पता नहीं आप लोगों में कितने को बात सही लगेगी, पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन इस देश का सबसे प्रगतिशील सामाजिक समूह दलित है और दलित रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मांग है वो किसी के खिलाफ नहीं जाती है। वो कोई विशेषाधिकार की मांग नहीं करता है। जैसे दलित की सबसे बड़ी मांग क्या है, आयंकली की सबसे बड़ी मांग क्या थी? समानता। तो वो समानता की मांग कर रहे हैं तो सबके लिए कर रहे हैं। अंबेडकर ने महाड़ में पानी पीने के अधिकार के लिए संघर्ष किया, तो ये तो नहीं कह रहे थे कि इस पोखरे में ब्राह्मण पानी नहीं पी सकता है। पानी पीने का अधिकार मतलब सबके लिए पानी पीने का अधिकार। आयंकली जब कह रहे थे कि स्कूल में सब लोग पढ़ सकते हैं, तो ये नहीं कि एक लड़की को लेके गए थे स्कूल में प्रवेश दिलाने के पहले। जिसको लेके गए थे वो एक लड़की थी। तो ये तो नहीं कह रहे थे कि स्त्री नहीं प्रवेश कर सकती है तिलक की तरह, लड़की नहीं पढ़ सकती है, ब्राह्मण नहीं पढ़ सकता है, क्षत्रिय नहीं पढ़ सकता है, ठाकुर नहीं पढ़ सकता है, लाला नहीं पढ़ सकता है। वो कह रहे सब पढ़े। तो सबकी बात है। इससे प्रगतिशील समुदाय कौन होगा? सबको सामाजिक, सबके लिए समानता, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए समान न्याय, सबके लिए समान अधिकार। उसका तो डिमांड ही इक्वलिटी है ना। समानता क्यों बात करता? समानता नहीं, इक्वलिटी मतलब सबके लिए, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अंबेडकर का ही देख लीजिए, फूले का ही देख लीजिए, महिलाओं के लिए पूरी बराबरी, इक्वलिटी की मांग कर रहे हैं। क्यों? दलित
समुदाय इस देश का सबसे प्रगतिशील सामाजिक समूह है, क्योंकि जो इसकी डिमांड है, जैसे वो चाहता छुआछूत का खात्मा, कभी चाहता था, ये कौन सी डिमांड, किसी के साथ छुआछूत नहीं होना चाहिए। वो चाहता है जाति भेदभाव का खात्मा, तो जाति भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वो चाहता है कि जाति का विनाश हो जाए, खात्मा हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है, जाति का विनाश खत्म हो जाए, सभी मनुष्यों को एक तरीके से देखा जाए। वो कहता है कोई ऐसा धर्म नहीं होना चाहिए जो जन्म के आधार भेदभाव करे, तो किसी के आधार पर भेदभाव की बात नहीं कर रहा है। वो कहता है ऐसा ईश्वर नहीं होना चाहिए जो मनुष्य के बीच भेदभाव करे, तो सबके लिए बराबरी की बात कर रहा है। वो कहता है ऐसा धर्म नहीं होना चाहिए जो मनुष्य के बीच भेदभाव करे, तो सबकी बात कर रहा है। तो जितने दलित और बहुजन नायक हुए हैं, और जितने दलित नायक किसी का भी देख लीजिए, सब जो डिमांड कर रहे हैं वो सबके लिए डिमांड है। तो जब केरल आधुनिक बना तो सबको फायदा हुआ। कोविड में ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो लोग मरे हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा न होने के चलते, मनुष्य के प्रति कंसर्न और लगाव न होने के चलते, शासकों का, नौकरशाही का, कर्मचारियों का लोगों के प्रति लगाव होने के न चलते बिहार में जो मर रहे हैं लोग बिना दवाई के, बिना इलाज के, या उत्तर प्रदेश में मर रहे हैं, या देश के गुजरात कहीं किसी कोने में मर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण उसमें नहीं मर रहे हैं, क्षत्रिय उसमें नहीं मर रहे हैं, लाला उसमें नहीं मर रहे हैं, या वो परेशान नहीं हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। जब कोई प्रदेश, देश बदतर बनता है तो सभी लोग उसका किसी न किसी तरीके से उसका नुकसान भोगते हैं, और जब बेहतर बनता है तो सबको फायदा होता है। केरल बेहतर बना तो दलितों को फायदा हुआ, पिछड़ी जातियों को सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा, जो सबसे पहले से बेहतर था उसको और फायदा हुआ। यानी केरल सबके लिए सुंदर बना। तो जो इसके आधुनिक केरल हम देख रहे हैं, उसकी नींव तो श्री नारायण गुरु ने डाली, लेकिन उस नींव पर विशाल जो भवन है, स्तंभ है, वो खड़ा किया अयंकाली ने। अयंकाली संगठन के महत्व को भी बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। बिना संगठन के आप केवल बातों से चीज नहीं कर सकते। तो अयंकाली ने साधु जन परिपालन संगम, जिसको मैंने साधु जनों गरीबों को कहते थे, गरीब रक्षार्थ संघ, मेहनत कश, खेती के बारे में, भूमि सुधार के बारे में भी ज्यादातर दलित बहुजन नायकों की बहुत राय रही है। जैसे अयंकाली भी कहते थे, खेती वो जो जोते, कहते उसके लिए जो जोते, जोतने वाले के लिए खेती होनी चाहिए ना, न कि जमींदारी और लगान और बटाई के लिए खेती नहीं होनी चाहिए। इस पर भी अयंकाली की राय बिल्कुल साफ है। तो साधु जन परिपालन संगम करके उन्होंने एक संगठन बनाया। इसी मिलते जुलते नाम से उन्होंने एक पत्रिका निकाली, खुद बोल के लिखवाते थे। इतने कठिन समय में एक बिल्कुल ही साक्षर जो व्यक्ति नहीं है अयंकाली, इतने सारे संघर्ष करते हैं और उसमें जीत हासिल कर सकते हैं। तो आज जब कम से कम 10 करोड़ों की संख्या में बहुजन नौजवान पढ़े लिखे, और काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं और बहुत सचेत हैं, तो ये नौजवान ब्राह्मणवादी सत्ता को पलट नहीं सकते हैं, उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर इनकी रक्षा के लिए पूंजीवादी सत्ता भी आए तो उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। और इसकी ताकत हमें इन अतीत के नायकों को देखने, जानने, समझने और पढ़ने से मिलती है कि एक अयंकाली जैसा नौजवान जो 30 साल की उम्र में बैलगाड़ी जला देता है उन रास्तों पर, बैलगाड़ी चला करके एक तरफ जाति श्रेष्ठता के अभिमान को चूर चूर कर देता है। तो आज करोड़ों की संख्या में बहुजन नौजवान, अन्य पिछड़े वर्ग के, दलित समुदायों के, आदिवासी समुदायों के, इतनी करोड़ों की संख्या में जब आज शिक्षित साक्षर नौजवान हैं और इतना चेतना संपन्न है, तो ये सारे मिलकर के इस ब्राह्मणवादी सत्ता को उखाड़ फेंक सकते हैं। मैं बहुत निराश नहीं हूं, मैं इस परिस्थिति को इतना निराशाजनक नहीं मानता। अभी इस समय बहुजन आंदोलन बहुत तेजी के साथ,
बहुत तेजी के साथ नीचे फैल रहा है, बहुत तेजी से साथ जितने संपर्क होते हैं, जितनी बातें होती हैं, उससे लगता है कि बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, नीचे काफी ज्यादा फैल रहा है, कस्बे में, जिले में, गांव गांव फैल रहा है, महाराष्ट्र लेके तमिलनाडु तक, केरला तक में जो बातें होती हैं, जितना उससे अंदाज मुझे लगता है। और इधर अंडमान निकोबार, उधर उड़ीसा, उधर बिहार, उधर गुजरात, उधर राजस्थान, सब जगह बहुत से फैल रहा है। एक राजनीतिक दलों की पराजय दिख रही है, समर्पण दिख रहा है, लेकिन आंदोलन फैल रहा है। एक दिन ये छोटी छोटी सारी धाराएं मिलकर के, छोटी छोटी धाराएं मिलकर के इतना बड़ी ब्रह्मपुत्र, इतनी बड़ी गंगा जैसी नदी दिखाई देती है। ये सारी धाराएं बहुत जल्दी आपस में मिलेंगी और इस देश में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो। अभी देर की बात नहीं है जब 2018 में ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को धूल चटा दिया दलित बहुजन नौजवानों ने, संसद में विधेयक पास करना पड़ा, अध्यादेश लाना पड़ा, रोस्टर पर भी धूल चटा दिया था, CA में भी लोगों ने काफी हद तक इनको पीछे हटने को बाध्य कर दिया था। तो एक राजनीतिक निराशा का माहौल तो है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जागरूकता बढ़ रही है। और जब सामाजिक सांस्कृतिक वैचारिक जागरूकता बढ़ती है तो वो एक राजनीतिक जन आंदोलन और विस्फोट के रूप में सामने आती है, उससे राजनीतिक शक्तियां भी जन्म लेती हैं। तो मित्रों, हम आयंकली के जन्मदिन पर उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि देश भर के ब्राह्मणवाद विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन के जो ये नायक हैं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जो जानें, पढ़ें, देखें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे पहला वर्चस्व का उपकरण सबसे पहला वैचारिक होता है, सांस्कृतिक होता है। अगर किसी जाति, समुदाय, वर्ग विशेष का अगर वैचारिक सांस्कृतिक वर्चस्व हमारे दिमाग पर है तो हमारी संख्या कितना हो, कोई हमको गुलामी से मुक्त नहीं कर सकता है। इस वैचारिक वर्चस्व से मुक्ति के लिए जरूरी है कि आयंकली जैसे नायकों को ठीक से पढ़ा जाए, आज के लिए उससे अपने लिए सबक निकाले जाए, भविष्य के लिए उसके लिए अपनी तैयारियां की जाए।